हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वायु के बारे में। वायु में ऑक्सीजन होती है जिससे हम सांस लेते हैं। हर कहीं पे वायु पहुंच सकती है, चाहे गेट बंद भी है, दरवाजा अगर आपका बंद है या कहीं भी बंद डिब्बी भी है तो उसमें भी कहीं ना कहीं से वायु जाती है। तो इस तरह हम ये देखते हैं कि हमारे चारों ओर वायु ही वायु है। अभी आपने देखा होगा पेड़ों की पत्तियां भी खड़खड़ाती है, कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं तो वो भी सूख जाती है और वो धीरे धीरे हिलते हैं। पतंग भी तभी उड़ सकती है जब वायु होती है। तूफानों के समय वायु बहुत तेज होती है। हाँ, आपने घर पे कभी फिरकी बनाई होगी, तो ये भी वायु के कारण ही घूमती है। वात सूचक को घुमाते देखा होगा, या उस दिशा में रुक जाते हैं जिससे कि उस स्थान पर वायु चल रही होती है। क्या वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित है? अब ये तो आप खुद भी बता सकते हो कि वायु हमारे चारों ओर है कि नहीं। ठीक है, और इसके लिए हम एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं कि कांच की खुली हुई खाली बोतल लेंगे। बिल्कुल खाली। अब ये देखेंगे कि ये बोतल बिल्कुल खाली है क्या। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सीधा पानी में डुबाएंगे जैसे कि आपकी बुक में दिखाया गया। तो आप देखोगे कि इसमें पानी नहीं बढ़ता, पर जैसे ही आप इसको टेढ़ी करेंगे तो पानी के अंदर टेढ़ी करेंगे तो उसमें से बुलबुले निकलते हैं, यानी कि इसके अंदर वायु जो थी वो बाहर निकल रही है। तो क्या है, जब बोतल उल्टी स्थिति में होती है तो पानी बोतल में प्रवेश नहीं करता और वायु निकलने के लिए कोई जगह नहीं होती। जैसे ही उसको तिरछा करते हैं तो उसमें से क्या है, बुलबुले निकल जाते हैं, वायु बाहर निकल जाती है और पानी बढ़ जाता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि वायु स्थान भी घेरती है। यह बोतल के पूरे स्थान में भर जाती है, यह हमारे चारों ओर उपस्थित है। इसका कोई रंग नहीं होता, इसके आर पार भी देख सकते हैं। ये पारदर्शी भी होती है। तो ये क्या होगी, वायु की गुण ही होगी। क्या, एक तो इसका रंग नहीं होता, इसके आर पार देख सकते हो, ये पारदर्शी होती है। और हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार जो है पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर तक फैला होता है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। जैसे जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो ये कम होती जाती है। इसीलिए पर्वतारोही जब ऊंचे पर्वत पर जाते हैं तो वह अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं। अब ये सोचते हैं कि वायु किससे बनी होती है, तो वायु केवल एक ही पदार्थ से सोचते थे कि वायु केवल एक पदार्थ से बनी है। नहीं, वायु में कई तरीके की गैसें होती है, उन सबका मिश्रण होता है। तो अब हम देखते हैं कि वायु में किस किस का मिश्रण होता है। नंबर 1, जल वाष्प। वायु में जल वाष्प विद्यमान होती है। हम देखा जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो उसमें उपस्थित जल वाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती है। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जल वाष्प का होना बहुत जरूरी है। अब है ऑक्सीजन। हमने पढ़ा है ना कि हम सांस लेते हैं तो क्या है, यानी कि वहां पे ऑक्सीजन है। अब हम एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो क्या करेंगे कि एक समान लंबाई की 2 मोमबत्ती लेंगे, मेज पर रख देंगे और उसको जलाएंगे। अब एक पर कांच का गिलास उल्टा कर देंगे। अब दोनों को ध्यान से देखेंगे कि कौन सी जल्दी बुझ जाती है और कौन सी जल्दी रहती है। हम देखते हैं कि जिसके ऊपर हमने गिलास रखा वह कुछ देर में बुझ गई। तो इससे क्या मतलब पता चला कि गिलास से ढकी मोमबत्ती इसलिए बुझ गई क्योंकि वायु का वह घटक जो मोमबत्ती के जलने में सहायक था वह सीमित था। हाँ, और मोमबत्ती जलने के कुछ देर बाद वो समाप्त हो जाता है, यानी कि जबकि दूसरी मोमबत्ती जलती रहती है। यानी कि इस जलने में कौन सहायक है, ऑक्सीजन है। जब ऑक्सीजन की कमी होगी, गिलास उसके ऊपर ढक दिया तो वो क्या हुआ, बुझ गई। अब नाइट्रोजन। मोमबत्ती के बुझने के बाद भी क्या आपने देखा है, वायु का बड़ा भाग अभी भी गिलास में शेष रह जाता है। यह सूचित करता है कि वायु के कुछ अवयव जलने में सहायक नहीं होती। वायु का एक बड़ा भाग जो जलने में सहायक नहीं है वो नाइट्रोजन होता है। यानी कि जल वाष्प हो गया, ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन होगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड। एक बंद कमरे में जब कोई पदार्थ जल रहा होता है तो शायद आपने घुटन महसूस की होगी। घुटन कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है, क्योंकि उस समय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है। हमारे चारों ओर की वायु का एक छोटा अवयव कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसलिए फसलों के अवशेष व सूखी पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि इसमें वायु प्रदूषित होती है। अब है धूल कण और धुआं। ईंधन तथा पदार्थों के जलने से धुआं भी उत्पन्न होता है। धुएं में कुछ गैसें व सूक्ष्म धूल कण होते हैं जो प्राय हानिकारक होते हैं।
ये जो धुएं तथा गैसों को हमारी नाक से दूर ले जाती है, लेकिन आकाश में उड़ते पक्षियों के बिल्कुल नजदीक ले जाती है। वायु में धूल के कण सदैव उपस्थित रहते हैं। आपने धूप में देखा होगा कि जब चादर झाड़ते हैं तो छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं, यानी कि उसमें धूल होती है। और धुआं चिमनियों से निकलता ही है, तो वो धुआं होते हैं। अब हम एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं। घर में धूप वाला एक कमरा देखें और उसमें सारी खिड़कियां बंद कर दे, पर्दे आदि डालकर पूरा अंधेरा कर दे। जिस जिस सूर्य आ रहा होगा उसको थोड़ा सा खोलेंगे और अब झिर्री से हम अंदर की ओर सूर्य किरणों को सावधानी पूर्वक देखेंगे, तो हम क्या देखते हैं कि उसमें छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं। ये छोटे कण क्या होते हैं? ये धूल के कण होते हैं। अधिक सर्दी में आपने पेड़ की पत्तियों से छनकर सूर्य के प्रकाश किरण पुंज को देखा, उसमें भी धूल के कण होते हैं। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हम वायु अंदर लेते हैं। धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकने के लिए हमारे नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं। अब हानिकारक धूल के कण आपके शरीर में इसलिए प्रवेश नहीं कर पाते। इससे ये कि निष्कर्ष निकलता है कि वायु में गैसें होती है, जलवाष्प होता है, धूल कण होती है, धुआं होता है। और वायु में मुख्यतः कौन कौन सी गैसें होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तथा अभी वायु की संरचना में स्थानीय भिन्नता हो सकती है। हम देखते हैं कि वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 1% ही होती है। अब हम पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिलती है? पानी और मिट्टी के अंदर है जो पौधे, उनको कैसे ऑक्सीजन? अब किसी धातु या कांच के बर्तन में थोड़ा पानी लेंगे, उसको गर्म करेंगे, उबलने से हम देखेंगे कि तली में क्या होगा? बुलबुले से बनते हैं, बुलबुले बनते हैं। ये बुलबुले पानी में घुली वायु के कारण बनते हैं। जब आप पानी को गर्म करते हैं तो घुली वायु बुलबुले के रूप में बाहर आ जाती है, और जब और अधिक गर्म कर लेते हैं और गर्म करते जाते हैं तो ये वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है। जो जीव गहरी मिट्टी के अंदर रहते हैं उन्हें भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। वे श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक वायु कैसे प्राप्त करते हैं, इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं। अब एक बिक्कर या कांच के गिलास में सूखी मिट्टी का ढेला लेंगे, इसमें पानी डालेंगे, मिट्टी के बुलबुले निकलते दिखते हैं। मिट्टी में से बुलबुले निकलते हैं, ये क्या संकेत करते हैं? यानी कि मिट्टी में वायु होती है। जब मिट्टी के ढेलों पर पानी डाला जाता है तो उसमें विद्यमान वायु निकलती है, जो बुलबुलों के रूप में दिखाई देती है। मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जीव व पौधे की जड़ें श्वसन के लिए वायु का प्रयोग करते हैं। मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत सी मांद या छिद्र बना लेते हैं। इन छिद्रों के द्वारा वायु को अंदर बाहर आने में सहायक होते हैं। लेकिन जब भारी वर्षा होती है तो इन छिद्रों मांदों में वायु की जगह पानी भर जाती है। स्थिति में जमीन के अंदर एनर्जी को सांस लेने में कठिनाई होती है, जिस कारण क्या होते हैं कि जुए क्या होते हैं, भारी वर्षा होती है तो जमीन से बाहर आ जाते हैं। अब हम ये देखेंगे वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे आती है। तो हमने पीछे पढ़ा भी था कि प्रकाश संश्लेषण होता है पौधों के द्वारा, तो बहुत थोड़ी मात्रा में तो वो ऑक्सीजन यूज करते हैं और बहुत अधिक मात्रा में वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो ये है कि क्या कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसके साथ ही ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, परंतु क्योंकि ऑक्सीजन की तुलना में छोड़ी गई ऑक्सीजन अधिक होती है। यानी कि वास्तविक ये है कि जंतु पौधे के बिना जीवित नहीं रह सकता। पौधे और जंतुओं के द्वारा श्वसन तथा पौधे के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। इससे स्पष्ट होता है पौधे तथा जंतु एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। अब पृथ्वी पर जीवन के लिए वायु अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आपने पवन चक्की के बारे में तो सुना ही होगा और आपने कहीं पे देखा भी होगा। वायु पवन चक्की को घुमाती है। पवन चक्की का प्रयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने, आटा चक्की को चलाने में होते हैं। पवन चक्की विद्युत उत्पन्न करती है। वायु नावों के खेने में, ग्लाइडर, पैराशूट, हवाई जहाज को चलाने में सहायता करती है। पक्षी, चमगादड़, कीड़े वायु की उपस्थिति के कारण उड़ पाते हैं। वायु बहुत से पौधों के बीजों और फूलों के परागण को इधर उधर फैलाने में सहायक होती है। जल चक्र में वायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ओके बच्चों, बाय।